बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। 19 अगस्त को कराची की एक मसरूफ़ तरीन शारा है शारा फैसल। यहाँ पर एक हादसा पेश आता है और इस हादसे के नतीजे में दो कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। गो के पता ये भी चला था कि इस जो हादसे के दौरान कई और लोग भी जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे। ये हादसा है, एक अंधोनाक वाक़या है, एक ट्रैफिक हादसा है जिसने दो ज़िंदगियाँ तो ख़त्म की, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर शायद ये समझती हूँ कि ये दोनों ख़ानदानों के लिए इंतहाई आफत की घड़ी है, इंतहाई परेशानी की घड़ी है, आजमाइश की घड़ी है। जिससे हादसा हुआ उसके लिए भी और जो दुनिया से चले गए उनके लिए तो बहुत ही बड़ी जाहिर है तकलीफ़ की बात है। लेकिन जिनसे हादसा हुआ है, जो खातून है नताशा दानिश, ज़ाहिर है अपना असर रसूख रखने वाली ये ख़ानदान है, इनकी अपनी एक पूरी जिसे कहते हैं हिस्ट्री भी है इनके ख़ानदान की। लेकिन ये जिस वक्त हादसे की आज जो फुटेज आई है उसको देख के मुझे और ज़्यादा तकलीफ इसलिए हुई। ये तो उस दिन की है जब उनकी गाड़ी उलट गई, और आज जो सीसीटीवी आई है ज़रा वो चलाएं। यानी ये पहले इन्होंने एक करोला को हिट किया, ये दो लड़के या दो अशखास जो हैं वो सड़क पर गिरे, और इसके बाद कंटिन्यूएशन में ये आगे गई और जो आमना और उनके ज़ाहिर वालिद मोहतरम गाड़ी चला रहे थे, ये इन्होंने इनको पीछे से मारा है। अब आगे से भी नहीं मारा, पीछे से मारा है। अब सामने वाले बंदा आगे देख के गाड़ी चला रहा है, उसको क्या पता पीछे से क्या होने वाला है, पीछे तो आंखें नहीं है ना इंसान की। लेकिन मामला यह है कि इस तरह के वाक़यात से भरा पड़ा है पाकिस्तान की तारीख़। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। लाहौर का मुझे याद है, रेमन डेविस का, वो तो खड़े होकर उसने बाकायदा तौर पर मार दिया था। फिर आपको मालूम है कि फिर पूरा एक साइकिल चला। फिर यहाँ पे नाज़िम जोकियों का केस हमारे सामने है। कहा यह जाता है कि जिनके पास दौलत होती है वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं और दौलत का नशा हर नशे पर हावी हो जाता है। लेकिन इस खातून के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि शायद ये नशे में थी। लेकिन मुझे उनको देख के जो मैंने ज़ाहिर वीडियो में देखा है उससे मुझे उस हद तक आइडिया नहीं हो रहा कि वाकई ये नशे में भी थी या नहीं थी। लेकिन बहरहाल इनसे जो हुआ है इसके बाद इनकी माफ़ी तलाफ़ी होगी या नहीं होगी, या इंसाफ होगा या नहीं होगा। कल गवर्नर सिंध ने जाकर यहाँ तक कह दिया कि अगर अदालत जाने का वक्त आया और वकील के लिए किसी तरह की कोई परेशानी पेश आई तो मैं बड़े से बड़ा वकील भी करूँगा, लेकिन इंसाफ बहरहाल होना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त जो है जिब्रान नासिर मौजूद हैं, ज़ाहिर समाजी रहनुमा वकील हैं, उनसे हम बात करेंगे। बैरिस्टर उज़ैर गौरी साहब हैं जो कि आमना आरिफ के वकील हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बैरिस्टर साहब आपको भी वेलकम करती हूँ। जिब्रान आपको अभी शुक्रिया। वेल जिब्रान, जब भी इस तरह के वाक़यात होते हैं हम आपसे रहनुमाई भी लेते हैं और हालात पर बात भी करते हैं। आप ये फरमाइएगा कि ऐसे और भी एक्सीडेंट्स, जाहिर है मैंने कहा कि कराची की अपनी एक हिस्ट्री थी। मैंने पिछले दिनों शायद कहीं कहा भी कि एक बुशरा जैदी का हादसा था और वो भी एक ट्रैफिक हादसा था, और उसके बाद एक पूरी सियासी तंजीम उभर कर आ गई और बड़े डायनामिक्स कराची के चेंज हो गए। आपको लगता है कि इस केस के अंदर, आमना आरिफ के केस के अंदर कुछ ऐसे लकुनास पैदा किए जा रहे हैं जिसमें इंसाफ जो है वो हायल हो सकता है? देखिए, अभी तो कबल वक्त से कहना कि लकूनास पैदा किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे। जो चीजें सामने हैं और जिनका आने वाले दिनों के अंदर वाज़ेह होगा कि पुलिस ने अपना काम प्रॉपर्ली किया कि नहीं किया, वो ये है कि जो केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट है वो ये बताएगी सबसे पहले तो कि क्या खून के सैंपल इतनी मुद्दत के अंदर आपने जमा करा दिए कि उनका टेस्ट मुमकिन था, और दूसरा फिर वो ये बताएंगे कि उसमें कुछ निकला या वो सैंपल कॉम्प्रोमाइज हो गया। अगर पुलिस ने जो 2 दिन देरी की सैंपल जमा कराने में, उसकी वजह से सैंपल की इंटेग्रिटी हर्ट हुई है, तो यकीनी तौर पर पुलिस को उसका जवाब देना पड़ेगा। तो दूसरी बात कि देखिए, मीडिया के जरिए जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है वो हमें तो बता रहा है एक आम इंसान को कि पहले गाड़ी जो है एक वाइट करोला में और 2 बाइकों को गिराती है और फिर उसके बाद स्पीड करती है और फिर तेज रफ्तारी के अंदर वो जाके टकराती है उस मोटरसाइकिल पे जिसपे इमरान आरिफ और आमना आरिफ सवार थे, और फिर आगे जाके एक और गाड़ी को हिट करती है। मगर ये तमाम तर सीसीटीवी फुटेज का प्रॉपर्ली कलेक्ट होकर एविडेंस पे आना, इनका फोरेंसिक होना, और साथ में जिन जिन लोगों से ये सीसीटीवी फुटेज हासिल की जा रही है उनको गवाह बनाना, उस इक्विपमेंट को सीज करना, ताकि कल को कोई ट्रायल के मौके पे ये ना कहे कि ये एविडेंस इनएडमिसिबल है। तो पूरे दुनिया ने तो देख लिया कि क्या हुआ है, मगर अदालत कहेगी कि मैं आंखें मूंद देती हूँ, मैं नहीं देख सकती क्योंकि प्रॉपर तरीके से ये चीजें आई नहीं।
तो अब ये लकूनाज हैं कि नहीं, पैदा किए जाएंगे कि नहीं। और दूसरी बात जहां तक एक बात की जा रही है कि दिमागी तवाज़ुन के हवाले से, तो देखिए वो पुलिस का काम नहीं है। उसके अंदर इंक्वायरी या ट्रायल जो है वो 464 के अंदर सीआरपीसी के मजिस्ट्रेट साहब ने करना है कि अगर ये दिफा लिया जा रहा है और मुस्तकिल लिया जा रहा है कि खातून का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, तो इस बात का एक मेडिकल बोर्ड बनेगा, वो मेडिकल बोर्ड इस बात का तयन करेगा और इसमें भी फर्क करेगा कि क्या वाकई के वक्त कहा जा रहा है कि दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था या वाकई के बाद किसी वजह से, शॉक की वजह से, जो लेकिन हादसा हुआ उसकी वजह जिब्रान, से आई एम खराब हो सॉरी, गया। मैं आपकी बात कट कर रही हूँ, लेकिन जो एविडेंस शो किए गए, ज़ाहिर है आपको भी पता है जेपीएमसी के अंदर वहां से भी रिकॉर्ड मांगा गया, जेपीएमसी ने भी रिकॉर्ड मांगा इस हवाले से, तो उनको भी नहीं दिया गया है अहले खाना की जानिब से, विच मीन्स कि ये फिर वो ज़ाहिर है उन्होंने उसी वक्त सोचा होगा कि ये सबसे सेफेस्ट तरीका है बचाने का, एज पर अजम्पशन अगर हम बात करें। देखिए, एज पर अजम्पशन तो फिर हम बहुत कुछ अखज़ कर सकते हैं ना, मगर बात इतनी सी है कि ये जरूरी है जानना कि ये दावा करके कोई आराम से बच के नहीं निकल सकता। एक प्रॉपर 6-7 डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड बैठेगा, कानून के तहत 28 दिन तक उन्होंने पेशेंट को अपने पास रखना है, उसको मुआयना करना है, उसको एग्जामिन करना है। हाँ। फिर कोर्ट जो है उन डॉक्टरों को बुला के उन डॉक्टर्स को क्रॉस एग्जामिन करेगा जो ये कहेंगे कि इनकी दिमागी हालत कैसी है, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद अदालत इस नतीजे में पहुंचेगी कि इनकी दिमागी कैफियत क्या है, और अगर ये वाकई के वक्त सही थी और वाकई के बाद हालत खराब हुई है तो सिर्फ ट्रायल मौखर होगा, ट्रायल खत्म नहीं हो जाएगा। तो ये जो डिफेंसेस भी लिए जा रहे हैं कि इतना ईजी नहीं अवेल करना। और फिर दूसरी इसमें एक बड़ी बात यह है कि जब आप ये डिफेंस ले लें और कल को अगर ये साबित भी हो जाए कि जी इनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो किसी भी वजह से, इलनेस की वजह से ठीक नहीं है और इनको केयर के लिए और उस ग्राउंड पे बेल दे दी जाए, तो अगर एक ऐसा इंसान जो साबित हो गया है कि उसने दूसरे लोगों की जान ले ली और अगर वो उस जान लेने की वजह यही दिमागी कंडीशन थी, तो इसका मतलब है कि जिस बंदे के पास वो ऑलरेडी है, यानी कि अपने शौहर के पास, वो इस बात की जमानत नहीं ले सकते कि खातून दोबारा किसी को नुकसान पहुंचाएंगी कि नहीं पहुंचाएंगी। हाँ, तो ऐसे और जिब्रान साहब, मामला ये भी है ना कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, किस हद तक वो एविडेंस में काम आएगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुख्तलिफ और कंपनीज के डायरेक्टर हैं और सीईओ हैं, तो फिर एक अगर ज़हनी तौर पर कॉम्प्रोमाइज आदमी है तो वो ये सारी चीजें तो होल्ड नहीं कर सकता ना फिर। नहीं, देखिए, मैं पहले ये भी आपको वाज़ेह कर दूं कि ऐसे इंसान को फिर रिहा नहीं किया जाता, ऐसे इंसान को फिर साइकेट्रिक वार्ड में रखा जाता है, उनका इलाज कराया जाता है, क्योंकि उनसे दूसरों को खतरा लाक हो सकता है। इसके बारे में कानून है। अच्छा, जहां तक आप ये बात कर रही हो कि मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि खातून जो है मुख्तलिफ बोर्ड्स पे हैं, हाँ। इसमें देखें वजाहत की जरूरत है, क्योंकि इस खानदान में जो इनके शौहर है गालिबन उनकी बहन का नाम भी नताशा है। तो मैं इसलिए इस असम्पशन पे नहीं जाऊंगा कि इनमें से कौन सी खातून है। हाँ। ये काम करना भी देखिए, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो एचसीसीपी, और अगर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज। पुलिस को यहाँ से जाके रिकॉर्ड हासिल करना चाहिए इन खातून के शनाख्ती कार्ड नंबर के अगेंस्ट, क्योंकि ना सिर्फ इनके मियाँ बल्कि इनके वालिद की भी काफी कंपनियां हैं। तो अगर किसी भी कंपनी के बोर्ड पे सर्व कर रही है, डायरेक्टर है, तो यकीनी तौर पर आप उससे हफ़्ज़ कर सकते हैं कि मोहतरमा की दिमागी हालत कैसी है। जिब्रान साहब, लास्टली फिर मैं बैरिस्टर जो ज़ाहिर आमना का केस कैरी कर रहे हैं उज़ैर गौरी साहब, उनसे मैं बात करूंगी, लेकिन मैंने ज़ाहिर आप भी देखते रहे हैं, हमें भी हिस्ट्री मालूम है, इस तरह के केसेस में कहीं ना कहीं बीच में कोई रास्ता ऐसा निकल आता है जिसान जो है वो फिर किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ये दियत के तहत हो सकता है या नहीं हो सकता। आप समझते हैं कि ऐसे मामलात में दोनों खानदानों के ऊपर प्रेशर होता है? देखिए, पहली बात तो ये कि अभी आपने भी कई, मेरे ख्याल में अपने शो के अंदर फातिमा फरीदों का केस कितनी डिटेल में कवर किया होगा और बार बार कवर किया होगा। जिस छोटी बच्ची के साथ जो चाइल्ड लेबर थी और फिर उसके साथ जो रेप और मोलेस्टेशन और बाकी चीजें सामने आई और फिर जिन हालात में उसकी मौत वाकई हुई, और अभी हमें इसी महीने के शुरू में पता चला कि वो खानदान जो है वो दबाव में आके सेटल कर रहा है। बिल्कुल ऐसे। उस केस में भी ये सवाल उठता है कि उस केस में जितने ऑफेंसेस लगे हैं, क्या वो सारे के सारे कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, यानी कि क्या वो ऑफेंसेस है जिनकी कानून के अंदर माफी की गुंजाइश है, या ऐसे ऑफेंसेस नहीं जो कि नॉन कंपाउंडेबल हैं, क्योंकि कानून सारे ऑफेंसेस के अंदर आपको माफी करने की इजाजत नहीं देता। तो जैसे कि ये मौजूदा वाकया है, इसके अंदर 320 जो लगा हुआ है कत्ले खता रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के नतीजे में, 322 जो लगा हुआ है कत्ले बेसबब, 337G जो लगा हुआ है सिर्फ रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग का ऑफेंस, ये कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं। इनके अंदर कानून में गुंजाइश है कि कोई पार्टी माफ कर सकती है। वो एक और बात है कि किन हालात में माफ कर रही है, किस दबाव में माफ कर रही है, किस मायूसी या लाचारगी या बेचारगी की वजह से माफ कर रही है, वो एक दूसरी बहस है। मगर इस FIR के अंदर एक और सेक्शन भी है 279 TPC, जो कि पब्लिक प्लेस में खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना, जिसमें 2 साल कैद है। वो तो कंपाउंडेबल ही नहीं है।
तो देखिए यहाँ पे इस्तिग़ासा का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो भी कोर्ट को कराए कि किसी भी केस में कहीं पे भी अगर किसी भी वजूहात की वजह से अगर एक फैमिली माफ कर रही है किसी मुजरिम को अपने, तो अदालत की इस्तिग़ासा की जिम्मेदारी है कि उन ऑफेंसेस के अंदर भी ये माफी अप्लाई ना कर दे। मैं आपको मिसाल दूंगा, जैसे नाज़िम झोंकियो केस में कत्ल की दफात लगी हुई थी और कत्ल के साथ किडनैपिंग की दफात लगी थी। किडनैपिंग के ऑफेंस में कंपाउंडेबिलिटी नहीं होती, वो माफ नहीं किया जा सकता, मगर इस्तिग़ासा ने ये पॉइंट नहीं उठाया, अदालत ने भी ये पॉइंट नोट नहीं किया और उनको तमाम केसेस के तमाम ऑफेंसेस से बरी कर दिया। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जिब्रान, नाइंसाफी थी। टू द पॉइंट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जिब्रान, थैंक यू वेरी मच। मैं जरा बात करना चाहूंगी बैरिस्टर ज़हर गौहरी साहब से, जो कि आमना के केस, आमना आरिफ के केस को देख रहे हैं। बैरिस्टर साहब थैंक यू वेरी मच सर। ये फरमाइएगा बैरिस्टर साहब के अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं, जाहिर है जिनकी गाड़ी से ये सब कुछ हुआ, आप लोगों ने क्या केस में अपनी प्ली ली है इस केस के हवाले से? देखें, सबसे पहले मैं बात ये करना चाहूंगा कि इनिशियल बेसिस पे जो एफआईआर काटी गई थी उसके अंदर तमाम ऑडियो थोड़ी बढ़ाएं जो थे जी इनिशियल बेसिस पे जो एफआईआर काटी गई थी 154 की बुनियाद के ऊपर, अच्छा, जो हमारे ठीक है, वो तमाम के तमाम ऑफेंसेस अगर देखें आप कॉलम नंबर 3 एफआईआर के अंदर, वो सारे के सारे ऑफेंसेस जो हैं वो बेलेबल नेचर के थे, जिसमें 320 था और 337 जी था, 279 था और 427 था। ये तमाम के तमाम जो हैं बेलेबल नेचर के हैं। अच्छा, वो किस्मत अच्छी रही कि आयु ने तो उस दिन इंटीमेट नहीं किया जिस दिन कस्टडी जो पहले दिन प्रोड्यूस होती है, 24 आवर के अंदर अंदर कस्टडी आपने प्रोड्यूस करनी होती है। तो उस दिन किस्मत अच्छी रही कि वो छुट्टी वाला दिन था। तो जो लिंक जज साहब हैं उन्होंने ये वाली बात बोली, मैं वेकेशन जज हूं, मैं ऑर्डर पास नहीं कर सकता, देयरफॉर जो मेन जज है उसके सामने पेश किया जाए, वरना उसी दिन इस लड़की उसी दिन बेल हो जानी थी, क्योंकि उस वक्त तक 322 ऐड हुआ ही नहीं था। फिर सब्सिक्वेंटली 322 को ऐड करवाया गया, जो कि कत्ल बिन सबब है। उसको ऐड करवाने के बाद जब ये पेश हुए तो उसके बाद लड़की का जुडिशियल कस्टडी रिमांड हुआ। पीसी रिमांड लड़कियों का होता नहीं है, 167 में जो है ना वो बार्ड है, सिर्फ एक्सेप्शन है उसकी, ठीक है। मर्डर केसेस के अंदर जो है वो लड़की का पीसी रिमांड दिया जाता है, वरना लड़की का जेसी रिमांड ही होता है। वो प्योर आइडेंटिफाई होकर उसका जेसी। हाँ जी, अच्छा बैरिस्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी, ज़ाहिर है क्योंकि बहुत डिटेल है और अभी आप लोग भी इस पे सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद आप मीडिया पे डिस्क्लोज ना भी कर रहे हो, बट मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या कहीं से कोई प्रेशर्स हैं केस के हवाले से, क्योंकि कल गवर्नर साहब भी वहां मौजूद थे, फिर हमें पता है कि मुस्तकिल बुनियादों पर लोग आपसे भी रब्ता कर रहे हैं, कोई किसी किस्म का प्रेशर्स आप लोगों तक पहुंचा है इस केस को लेकर? ये केस ही ऐसा है जिसमें प्रेशर ऑब्वियस है आएगा, लेकिन हमारा ये है कि इसको तरीके से डील कर रहे हैं। देखिए, मैं इंस्ट्रक्शन पे एक्ट करूंगा अपने क्लाइंट की, इम्तियाज साहब की। इम्तियाज साहब जो है बहुत स्ट्रिक्ट और स्टर्न है इस टाइम पे, और उन्होंने कह दिया है कि किसी किस्म का हम प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है, और ना ही हम किसी किस्म की कबूल करेंगे। ये दोनों बात उन्होंने क्लियर कर दी हैं। तो इसका मतलब है वो केस कंटेस्ट करके जो मुल्जिमा है उसको सजा देने के लिए फुल तैयार है। अच्छा गौरी साहब, ज़ाहिर है ये अभी केस चलेगा, फिर एविडेंस और बहुत लंबी चीज़ें हैं, लेकिन मैं क्योंकि ज़ाहिर है लोगों के इंटरेस्ट बड़े मुख्तलिफ होते हैं गुफ्तगू सुनते हुए, अगर मैं थोड़ा सा बड़े कैनवस को देखकर सामने बात करूं कि अगर ये कल्प्रिट साबित हो जाती हैं खातून जो ज़ाहिर है एक मुल्जिमा है, और इसके बाद तो वर्स्ट इन द वर्स्ट क्या हो सकता है, क्या सजा हो सकती है? अच्छा, मैं इस पे आपको जरा एक चीज बताना चाह रहा हूँ। प्लीज डू। देखें, अभी ये इन्वेस्टिगेशन फेज पे, इस पे इंशाल्लाह ताला 114 सेक्शन भी ऐड हो जाना है, जिसके अंदर जो गाड़ी का मालिक है ना वो भी इम्प्लीकेट हो जाएगा, राइट? 114 सेक्शन भी इसके अंदर गाड़ी का मालिक भी इम्प्लीकेट होगा। दूसरी चीज इस पे ये है कि देखें डिफरेंट इसमें सेक्शन सब मौजूद हैं। 320 रीड विद 322 है, 322 की सिर्फ और सिर्फ सजा जो है वो दियत है, लेकिन अगर 320 के साथ आप उसको पढ़ें तो उसमें इम्प्रिजनमेंट भी आ जाती है। इसी तरीके से 427 की अलग सजा है, अपना रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग 279 की उसकी अलग सजा है, 337 जी जिसमें जख्मी हुए उसमें अलग सजाएं हैं। तो अब ये जज का डिस्क्रिप्शन है कि वो उसको कॉन्करेंट चलाता है या नहीं चलाता। इन दीज काइंड ऑफ केसेस, और जितनी आपने मुझे अभी तक बताई है, जो दफात आप बता रहे हैं, इसको रीड करते हुए क्या हो सकता है सजा? देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैंने खुद भी बहुत से फैसले दिए हैं। वो जब ट्रायल आपका खत्म होता है, जब आपका ट्रायल खत्म होता है, उसके बाद ही ये चीज क्लियर होती है कि जज का माइंड सेट क्या है।
जज यूजुअली एक ही साथ एक सजा दे देते हैं, सपोज 10 साल की, तो उसके अंदर सारी सजाओं को कवर करते हैं कि इस सेक्शन की, इस सेक्शन की, इस सेक्शन की ये तमाम सजाएं कॉन्करेंट फाइंडिंग है, ठीक है, तो उस हिसाब से वो एक सजा अनाउंस कर देते हैं। चलें, ठीक है बैरिस्टर साहब, आप मुझे वो वाली बात ज़ाहिर है अभी आप नहीं कहना चाह रहे होंगे, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर ज़हर गौरी, आपने वक्त दिया। जिब्रान नासिर, थैंक यू वेरी मच टू, और बड़ा ज़ाहिर है आपने पर्टिकुलरली कवानीन के हवाले से बात की है। इस वक्त मेरे नुमाइंदे जो हैं मलिक जुनैद वो मौजूद हैं आमना आरिफ के घर पर, और उनके चचा हैं आमना के इम्तियाज़ आरिफ साहब, उनसे भी हम बात करवाएंगे। जुनैद, ज़रा पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, थैंक यू वेरी मच कि आप वहाँ पर पहुँचे हमारे लिए प्रोग्राम के लिए। मुझे ज़रा पहले ये बताएं कि आज दिन भर में क्या एक्टिविटीज़ रही हैं आमना के घर पर, क्या लोग मीडिया के अलावा कुछ और सियासी शख्सियात का आना जाना रहा आज? जी बिल्कुल सना, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अगर मैं बात करूँ सियासी एक्टिविटीज़ के हवाले से, तो आज जो है मकतूल के जो घर पर किसी किस्म की मेरे ख्याल में सियासी एक्टिविटीज़ तो जो है नज़र में नहीं आई हैं। उसके अलावा अलबत्तन जो पुलिस के जो अहदेदारान हैं वो यहाँ पर ज़रूर आए हैं, फैमिली से भी मिले हैं। अगर मैं बात करूँ आज के ख़ास तौर पर एक्टिविटी के हवाले से, तो आज जो है एक और जो हादसे की एक और CCTV फुटेज है वो भी मंजर आम पर आई थी, जिसमें जो है जो हादसे की CCTV फुटेज में देखा जा सकता था कि जो कार सवार मुलजिमा थी नताशा इकबाल, उनकी जानिब से सबसे पहले जो है एक करोला कार को जो है वो हिट किया गया। उसके बाद जो है पीछे खड़ी मोटरसाइकिल को हिट किया गया, जिस पे दो मोटरसाइकिल पर जो है सवार जो शख्स थे वो जो है उस वक्त गिर गए थे। उसके बाद मुलजिमा फ़रार हुई हैं, जिसके बाद मुलजिमा जो है आरिफ इमरान और आमना जो है उनकी जो मोटरसाइकिल पर जो सवार थे उनको हिट किया। उसके बाद करोला सिटी कार को दीगर जो मोटरसाइकिल थी उनको हिट किया था। एक मिनट जुनैद, जी बिल्कुल, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने कहा पुलिस आ रही है, तफ्तीश हो रही है, और आज जाहिर है कोई सियासी सरगर्मी नहीं हुई। इम्तियाज साहब आपके साथ ही खड़े हैं, तो जरा आप मेरी जानिब से उनको सलाम भी पेश कीजिए, मेरी जानिब से GTV की जानिब से पुरसा भी दीजिए, और उनसे ये जरूर बताइए पूछकर हमें कि किस तरह के इंसाफ के मतलाशी हैं इम्तियाज साहब। जी बिल्कुल, इम्तियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। GTV भी जो है इनके गम में जो है बराबर का शरीक है। इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले तो आज मुझे बताइएगा, आज आपके यहाँ पर जो है कौन सी ऐसी सियासी एक्टिविटीज़ हुई हैं, और पुलिस हुक्काम की जानिब से जो यहाँ पर आए किस किस्म का? देखिए, आज जो है शर्मिला फ़ारूकी साहिबा जो है वो तशरीफ़ लाई थी। उन्होंने कल से इतला दी हुई थी और वो आके मेरी भाभी से मिलना चाहती थी, और उनको यकीन दिलाया उन्होंने कि जो है वो जो हुकूमत सिंध की तरफ से फुल ताउन रहेगा, और जो मुजरिम है उनको सज़ा तक दिलाने में वो अपना अहम किरदार अदा करेंगी। कल जो है शायद पार्लियामेंट का जो है वो भी इजलास है, वहाँ पे भी उन्होंने जाके उसके बारे में ज़िक्र करने का जो है कहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त जो जिस तरीके से केस शुरू हुआ था उस वक्त हमें जो है हम बड़े मायूस थे कि शायद जो है हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कुछ फ़रिश्ते हैं जिनको रख छोड़ा है, जो आगे बढ़े हैं, और आगे बढ़ के उन्होंने अपनी जो है जो जिम्मेदारियां हैं उनको फुलफिल किया है। और जिसकी वजह से जो है आप ये देख सकते हैं कि पहले जो एक सवाल पूछिएगा, क्या किसी किस्म की कोई डील ऑफर हुई है इनको? लगाई थी, बाद में 322 का भी। एक चीज़ और बताते चलें कि मुलजिमा की जानिब से आपको किसी किस्म की जो है डील ऑफ़र की गई है? नहीं, इस किस्म का कोई हमारी मुलाकात नहीं हुई है, और ना ही जो है हम इस चीज़ में कोई दिलचस्पी रखते हैं। जी। अच्छा, और आरिफ साहब भी मौजूद हैं, इनकी जानिब से ये बताया गया है कि जुनैद ये पूछिएगा कि आप क्या चाहते हैं, मुलजिमा को जो है वो ताहयात या उम्र कैद हो या फांसी हो, या क्या मतलब किस तरह की सजा चाहती है ये फैमिली? जी बिल्कुल, इम्तियाज़ साहब मुझे ये बताइएगा कि आप जो है किस किस्म की जो इंसाफ की जो मुंतज़िर हैं अदालत से, किस किस्म की सज़ा के जो है मुतवक्किल हैं कि मुलजिमा को या तो उम्र कैद हो या फांसी हो, या किस किस्म की सज़ा आप? देखिए, 322 का जो भी ताज़ीराती पाकिस्तान के तहत जो भी सज़ा बनती है वो सज़ा मिलनी चाहिए, और एक मिसाल कायम होनी चाहिए मुआशरे में। हमारा मुआशरा मुसलसल जो है तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है, और इसमें हम कई मिसालें देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब का भी बहुत शुक्रिया। 322 ताज़ीरात के तहत जो सज़ा बनती है वो मिलनी चाहिए। एक ब्रेक शामिल करते हैं, प्रोग्राम देखते रहिए 7 से 8।
वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और मैंने जाते हुए कहा आपसे कि 28 अगस्त को एक मुल्कगीर एहतजाज की बात हो रही है और ये मुल्कगीर शटर डाउन हड़ताल करने जा रही है ताजिर बिरादरी। और मेरे साथ ताजिर बिरादरी के दोनों जो नुमाइंदा लोग हैं वो मौजूद है। रिजवान इरफान, सदर ऑल कराची इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, थैंक यू वेरी मच रिजवान के आप तशरीफ लेकर आए। अतीक मीर, जाना पहचाना नाम, सदर ऑल कराची इत्तेहाद ताजिर इत्तेहाद, थैंक यू वेरी मच अतीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आपसे ही बात कर लेते हैं, फिर रिजवान साहब आपका भी लेते हैं ओपिनियन। ये एक और हड़ताल आप लोगों की होगी, चंद घंटों की होगी और उसके बाद आप अपने घर चले जाएंगे, बाकी सब अपने घर चले जाएंगे, रिजल्ट क्या होगा? देखिए, मैं 50 साल से ताजिर सियासत में हूँ। जी बिल्कुल। इश्यूज तो ख़त्म हुए नहीं ज़िंदगी में, कभी बिजली, कभी टैक्सेस, कभी दीगर। लेकिन आज मैं ये बात बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूँ, हम एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ रुकना मौत है। मेरी बात आम आदमी भी अगर सुन रहा है तो ये सुन ले, इस वक्त वो भी हुक्मरान थे जो माजी में भी थे, उस वक्त भी IMF की बातें ठीक है हम पे मुसलत होती थी। ये भी लोग हैं, इनके होते हुए वो पड़ोसी मुल्क के वजीर आजम ने कहा हमें रिलैक्स दे दिया इन्होंने। जो हम पाकिस्तान की बर्बादी का सोचते थे, वो हुक्मरान पाकिस्तान के जो मुसल्लत हैं, ये जिम्मेदारी उन्होंने उठा ली है। और हकीकतन कभी सोचा था आपने बच्चों के दूध पे टैक्स है, आटे पे, दाल पे, बच्चों की किताबों पे, स्कूल के जितने भी आइटम्स हैं, कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इन पर टैक्स होगा। माजी में तो रिलीफ कम से कम इन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। इस वक्त जो आप अतीक साहब जो एहतजाज या शट डाउन करने जा रहे हैं, उस पे आपका क्या पॉइंट है? किस पॉइंट पर आप लोग ये काम कर रहे हैं? इन सारे टैक्सेस के खिलाफ कर रहे हैं या बिजली के खिलाफ कर रहे हैं? नहीं, एक बिजली तो वो कहते हैं ना कि दाग ही दाग नजर आते हैं, दिल को थामूं के जिगर देखूं मैं। बिजली तो एक मसला था ही, बाकी भी है। उसके बाद फिर उन्होंने जो ताजिर दुश्मन टैक्स स्कीम देखे, अच्छा ओके, कि एक तरफ कि वो स्कीम GDP, आपको तो इस चीज बताने की जरूरत नहीं कि GDP जमीन पे दफन हो गई, मार्केटों में सन्नाटा छा गया, लोग तबाह बर्बाद हो गए। और उसके बाद आपने क्या किया? आपने ताजिर दुश्मन स्कीम में 60,000 रुपए, स्कीम है अतीक साहब, दोस्त उनके लिए होगी ना। आप लोग बनना नहीं चाहते हुकूमत, क्यों नहीं देना चाहते टैक्स? भाई सुने, आप सुन ले, टैक्स देना, कमाते इस शहर से हैं तो दे टैक्स। मेरी पूरी बात सुन। देखिए, जब ग्रोथ नहीं है, आप भी मानते हैं इस बात को, GDP तबाह है, 60,000 महीना, 7,20,000 सालाना, कौन ताजिर दे सकता है? किस शहर का ताजिर? मैं आ रही हूँ अतीक साहब इस पे। अभी ताजिर ने जितना कमाया वो भी मुझे और आपको पता है ना, ये शहर क्यों बूम भी करता है ना? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ताजिरों की। नहीं, मैं आती हूँ। मेरे साहब आप बताएं, आपका कारोबार तो अच्छा चल रहा है, मोबाइल बिक रहे हैं, फिर आप लोग भी इस इत्तेहाद में हुए हैं? ये जो आप मुल्कगीर शटर डाउन हड़ताल जो हो रही है, देखिए जो ये हड़ताल जो है वो बड़ी तकलीफ में जाके हम लोग कर रहे हैं। अच्छा। जो हालात हैं अभी आप समझ सकते हैं, जो महंगाई का जो सिलसिला शुरू किया, मोबाइल आपने बात की, मोबाइल तो लोगों की पहुंच से दूर हो गया है। अच्छा। उस पर जो है अलग से इतने टैक्स लगा दिए हैं। नहीं है मार्केट में रश कहाँ होगा? देखिए, आपने बताया ना, मीर साहब ने बताया कि लोग खाने को तरस रहे हैं, लोग अपना बिजली नहीं दे सकते, बिजली का बिल नहीं दे सकते, लोग अपना सोना लाके जो है वो जो है, मेरी जानने वाले हैं सोने की दुकान उनकी बेचारों की, वो बोलते हैं सोना लाके बेच रहे हैं कि हमारा बिजली का बिल अदा हो जाए। तो ये हाल हो गया है। तो आप समझ सकते हैं जो है किस तरह कारोबार चलेगा। कारोबार में आप जो है, कारोबार तो फ्रेंडली आप मैनेजिए ना, लोगों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। आप लोग मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों का कारोबार, अगर हम कमाएंगे तो टैक्स देंगे ना। आपने टैक्स की बात की, टैक्स नहीं देंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये RTO 1 जो हमारा सदर का जो कहलाता है, वो पूरे पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू देता है। पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू, आप जो बता रहे टैक्स दें, जी जी, 70% रेवेन्यू देता है हमारा। ये मैं नहीं कहता, ठीक है, ये सरकार की किताब में लिखा है। ठीक हो गया सर, सरकार की किताब में लिखा हुआ है। आप जो चीज टैक्स दे ही रही है उसी पे आप दबाव डाल लें। आपने जो ये एरिया जो है 60,000 रुपए इनकम टैक्स आपने लगा दिया, एडवांस इनकम टैक्स। यहाँ छोटे बड़े सारे दुकानदार हैं, सबको आपने एक ही लकड़ी से हाँक रहे हैं, ना किसी को देख रहे हैं, ना जो है किस तरह एडवांस टैक्स। कि आप जो है इनकम टैक्स जो है हमेशा जो है इनकम पे लगता है ना। ठीक है, आपने जो एडवांस टैक्स, बिजली पे एडवांस टैक्स, हर चीज पे एडवांस टैक्स, ये कौन सा है? आपने अगर एडवांस टैक्स लिया
क्या आप वापस करेंगे? सरकार ने आज तक के खजाने में जो पैसे गए हैं कभी वो वापस हुए हैं आवाम पे? सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, ज़रा इंपॉर्टेंट बात करें रिजवान साहब, लेकिन मुझे बताया जा रहा है एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो ब्रेकिंग न्यूज़ सुनते हैं रिजवान साहब, फिर कंटिन्यू करते हैं आपके साथ। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और मेरे साथ रिजवान इरफान मौजूद हैं, सदर ऑल कराची इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, अतीक मीर सदर ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद। अतीक साहब, रिजवान साहब की बात को कंटिन्यू करती हूँ, लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ 28 अगस्त में अभी कुछ दिन हैं, कितनी तंजीमें आप लोगों के साथ यकजा हुई हैं या वन पेज पर हैं, या अभी भी हिस्से बखियों में आप लोग ये एहतजाज करेंगे? यूँ समझ ली कि माजी में भी हड़तालों की नौबत आई है, जी, एहतजाज हुए हैं जी, लेकिन इस हड़ताल में मैंने इतनी ज़्यादा लोगों को यकजा नहीं देखा, इतनी ज़्यादा मुनज़्ज़म नहीं देखा। अच्छा, जिस तरह इसकी तायद है, ठीक है, तो उसकी वजह क्योंकि हर ताजिर को बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं। कोई सुख नाम की उसकी जिंदगी में चीज़ है, सारी तंजीमें छोटी बड़ी तमाम तंजीमें इस पर शामिल हैं। चेंबर आपके साथ है? क्योंकि मैंने देखा कराची चेंबर जो है ने वो पहली दफ़ा, अच्छा लगा मुझे कि पहली दफ़ा उन्होंने किसी हड़ताल को उन्होंने उसकी हिमायत की है। अच्छा, यानी कराची चेंबर भी आपके साथ। और ये जिसे ताजिर दुश्मन स्कीम हमने कहा, इसे कराची चेंबर ने भी मुस्तरद किया और मुल्क के बेशतर चेंबर्स ने इसको मुस्तरद कर दिया है। मैं कहता हूँ कि हुकूमतें इस सतह पर तो होश के नाखून लें, मुज़ाकरात आखिरी हल है। ज़ुरिये के हड़ताल के बाद बैठे, ज़ुरिये के एहतजाज के बाद बैठे, अच्छा, ज़ुरिये के ये बांग्लादेश की डगर पे जाए जो कि जा रहा है, तो आप उस मुज़ाकरात की मेज पे बैठे। ओके, मैं आपकी बात पे आ गई, लेकिन ये कि अब यानी अभी तक आपसे किसी ने कोई मुज़ाकरात की बात नहीं की है? बल्कि जिन नहीं, ये तो आप गवर्नर सिंह से तो हर रोज मुलाकातें आप लोगों की हुई हैं। सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं अतीक साहब? अभी मुझे याद पड़ता है जो लास्टली आप लोगों ने मुलाकात की, आप इसी सारी ताजिर दोस्त और इस पे शोर मचा रहे थे, गवर्नर साहब ने आप लोगों को बुलाया, चाय वाय पिलाई, बातें की, फिर आप अपने अपने घर चले गए थे। सर, उनकी मेहरबानी है, अच्छा रब्ता है हमारा उनसे, लेकिन ये उनकी सत्ता की बात नहीं। आपने उनको बता दिया कि हमसे मुज़ाकरात मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी बात में तो नहीं रहते, उनको मुझे क्या पता सर, आप फिर कल उनके पास चले जाएंगे, आप कहेंगे हमें गवर्नर ने बुलाया, हम चले गए, हमारी हड़ताल की कॉल वापस हो गई है। ऐसा नहीं, गवर्नर क्योंकि वफाक का नुमाइंदा होता है। देखिए, हड़ताल की कॉल तो वापस जब हो, कोई एक इशू हो, कोई एक इशू नहीं है। देखिए, यानी गवर्नर साहब राम राम करेंगे तो आप उनकी बातों में नहीं आएंगे, ये बोले ना मुझे। नहीं, देखिए, हमें हमारा मकसद हल हो, जो भी करे, अगर वो मकसद हल हो जाता है। अतीक साहब, ऐसे बात नहीं चलती ना। रिजवान इरफान साहब, आप बता दें, आप भी गए थे उस मीटिंग में, मुझे याद पड़ता है, यहाँ से आप लोगों ने पहले एक वॉक की, फिर एक आप लोग मुख्तलिफ अलामती वॉक्स हुई, हड़ताल हुई, गवर्नर साहब ने बुलाया, मीटिंग हुई, आप लोगों ने कहा जी हम कॉल ऑफ करते हैं, हम कारोबार करने वाले लोग हैं, हम कारोबार करेंगे। आप 28 अगस्त को कारोबार बंद करने की बात कर रहे हैं, क्या इसके अगराज और मकासद आप हासिल कर सकेंगे? और फिर आपके साथ कोई एंगेजमेंट हुई अगर इस दौरान, तो फिर क्या होगा? देखिए, गवर्नर साहब अच्छे आदमी है, पहले उन्होंने बुलाया था इस सिलसिले में नहीं, हमारा इशू था बिजली के बिल में जो टैक्सेस लगा रहे थे उसमें, अभी भी तो वही है। अब दोस्त स्कीम भी आ गई, जो हमारी जो स्कीम है, जो ताजिर दो स्कीम है सिलसिला, मेन वजह वो है। अच्छा, और बिजली सेकेंडरी, उसके बाद IPPs का जो मसला है। अच्छा, जो IPPs के जो आपको बिजली के बिल जो बना रहे हैं, ले जा रहे हैं, वो उस सिलसिले में बजट में जो टैक्सेस लगाए हैं, वो तो 18% आप लोगों पे लग गया है ना। वो भी लगाए हैं हर चीज पे। देखिए, हम तो महंगाई के खिलाफ भी हैं, और जो ये जो अच्छा, मैं गलत काम किए उसके खिलाफ सवाल कर लेती हूँ। ताजिर दोस्त स्कीम आपका प्राइम इशू है, बात सही हो गई? बिल्कुल, पहला ये इशू है, उसके बाद बाकी सारे उसके नीचे आते हैं। ताजिर दोस्त स्कीम के लिए आपको गवर्नर साहब अगर इंगेज करें मुज़ाकरात के लिए, क्योंकि बुध के दिन आपका ये हड़ताल पड़ रही है, मेरा ख्याल है 28 अगस्त को, उससे पहले आप समझते हैं इंगेजमेंट हो जाएगी? गवर्नर की सतह पर तो हो ही जाएगी एटलीस्ट, मुझे ऐसा लगता है। अगर गवर्नर साहब जो है वो बुलाते हैं, ये मसला हल कर देते हैं, और हमें वो ये कहेंगे कि आप हड़ताल मौखर करें। मैं जरा बात करता हूँ प्राइम मिनिस्टर से, सर आप लोग हल्का, अगर प्राइम मिनिस्टर भी हमसे मिलके कहता है, यकीन दहानी करवाता है, तो हड़ताल कॉल ऑफ नहीं होगी। ये आप अतीक मीर साहब, ये मैं चला के पूरा वक्त चलेगा ये डब्बा आपका? बिल्कुल चलाएं, पूरा ये वक्त ना करिएगा फिर। आप अतीक मीर से बात कर रही हैं, बस मैं तभी तो कह रही हूँ, मैं आपको काफी पुराना था, जब से आप ताजिर आपकी मैं तो भी याददाश्त में हैरान हूँ। आपने इनसे पूछा कॉल ऑफ के बारे में, तो आपको ये भी याद होगा कि कभी अतीक मीर ने
अपने अल्फाज को तब्दील नहीं किया। अच्छा चले, इसका ये हरगिज मकसद नहीं है कि एजुटेशन की बात की जाए। अगर मुज़ाकरात हो तो हम उसको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, मुज़ाकरात होने चाहिए, इनको इंगेज करें, ये हड़ताल कॉल ऑफ करें, हम सब भी यही चाहते हैं। लेकिन ये हड़तालें कॉल ऑफ होने के बाद वो काम नहीं हो पाता है, ऐसा है रिजवान साहब? बिल्कुल होता है, ऐसे बिल्कुल है, होता हाँ? है। लेकिन क्योंकि जो है गवर्नर साहब जो है पहले भी एक जो गवर्नमेंट थी उससे पहले उन्होंने भी जो है ऐसे एक मरतबा हमारी मीटिंग की, उन्होंने कहा कि हम जो है आपका मसला हल करेंगे, आप जो है हड़ताल मौखर करें। हमने मौखर की लेकिन वो मसला हल नहीं कर पाए। उसके बाद दोबारा हमने हड़ताल, क्योंकि हमने वहीं बैठ के एक हमने मीटिंग हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करी और हमने वहां भी वाह कराया कि गवर्नर साहब की वजह से हम वापस तो ले रहे हैं, लेकिन गवर्नर साहब ने अगर हमारा मसला हल नहीं किया तो हम हड़ताल करेंगे। और हमने हड़ताल की और वो हड़ताल पूरे पाकिस्तान में हुई और बड़ी कामयाब हुई। अच्छा, इस हड़ताल में रिजवान इरफान साहब, जमात इस्लामी ने तो कहा ही है कि वो सपोर्ट करेंगे, कुछ और सियासी तंजीमों से भी आप लोग राब्ते में हैं क्या इस मामले पर या नहीं? देखिए जो भी सियासी जमात हमारे साथ, देखिए सबका मसला ही है। हाँ। जो सियासी जमात हैं उनके अवाम का मसला है, हाँ। उनके कारकुनों का मसला है, उनके हमारे ताजुरों का मसला है, ये सबका पूरे पाकिस्तान के अवाम का मसला ही है। उसके लिए हम साथ खड़े हो रहे हैं। अच्छा अतीक मीर साहब, अब थोड़ी सी मैं ये जो आपके लिए स्कीम मुतारिफ करवाई गई है, ताजिर दोस्त स्कीम, मैं इस पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। क्या इशू आ रहा है आप लोगों को? देखिए क्योंकि मैं तो एक लेमैन की हैसियत से आपसे सवाल कर रही हूँ। एक दुकान है, वो कारोबार करती है, दिन भर में उसका एक अप्रॉक्स लगा लें 50,000 का उसका कारोबार हुआ, उसकी बचत 50,000 की होगी है, तो उसको टैक्स से मुस्तस्ना कर दें, उसको बोले नहीं भाई आप टैक्स ना दें, आप कारोबार करें। जिसकी 1 लाख रुपए की इनकम के साथ सेविंग हो रही है, उसको भी कह दें कोई बात नहीं भाई, चलाओ अपना कारोबार और कोई ज़रूरत नहीं है टैक्स वैक्स देने की। क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, मैं इस स्कीम की यूँ समझे कि पेश लफ्ज़ जिस किताब का इतना भयानक हो, उसकी तफसील क्या होगी? आप इसमें पेश लफ्ज़ से परेशान है। इन्होंने एक इलाका जैसे लियाकताबाद, हाँ लियाकताबाद को कहा जी यहाँ की जो वैल्यूज़ हैं प्रॉपर्टीज़ की, हाँ, उसका तकाजा है कि हर दुकानदार 60,000 महीना दे। मुझे बताइए, आप लियाकताबाद से वाकिफ़ होंगी, सदर से वाकिफ़ होंगी, एम ए जीना रोड की दुकानों से वाकिफ़ होंगी, क्या तमाम दुकानों का यकसा कारोबार है? सबका कारोबारी हजम यकसा है, सबकी आमदनी यकसा है, सब 60,000 रुपये देंगे। अच्छा, आप कहते हैं आप रिव्यू में जाएं, आप कहें हमारा कारोबार तो इतना बड़ा नहीं है और हम लियाकताबाद में कारोबार करते हैं जो इस कैटेगरी में आ गया है। हाँ। तो हम उसको उस रिव्यू में आप जाओगे, ठीक है, तो हम आपको मिल जाएगी। ऐसा कभी हुआ है कि आदमी के यजीद से अपील की जाए पानी की और वो दे दे? ऐसा मुमकिन नहीं है। ये हम देख रहे हैं कि कौन लोग बैठे हुए हैं, इनके खाली की स्कीम ही तो नहीं है। देखें, जो हमारी अद्वियात पे टैक्स लगा दें, जो हमारे बच्चों की किताबों पे टैक्स लगा दें। आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात बोलूं, आप कहें। देखिए रिजवान साहब, मैं आपका इनपुट भी चाहूंगी। हमारे यहाँ गोश्त की मार्केट्स हैं माशाल्लाह, सोने का कारोबार इसी शहर में, और सबसे बड़ा कारोबार आप सब भी जानते हैं, 70% हम देते हैं इस शहर से, आप लोग देते हैं टैक्स। हमारे यहाँ दूध की अनगिनत दुकानें हैं, फिर और इस तरह कारखाने हैं, और ये सब कमा रहे हैं, लेकिन कोई डालने को तैयार नहीं है कि मुल्क की जो मईशत है वो चले। आपको नहीं लगता कि ये ताजिर दोस्त स्कीम के तहत एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन हो जाए ताजिरों की? इतने % ताजिर हैं जो नहीं देते टैक्स भाई, और जो देते हैं उनकी अलग से मालूमात आपके पास पहले से ही मौजूद है। क्या बुराई है इसमें? नहीं, बुराई कोई नहीं है। देखिए, हम तो कह रहे हैं टैक्स हमें टैक्स देने को मना नहीं कर रहे। हमने जो उन्होंने जो निज़ाम निकाला, ये जो इन्होंने एक क्राइटेरिया जो निकाला ना, हम उसके खिलाफ हैं। अच्छा। अब देखिए, मैं आपको बताऊं ना, मीर साहब ने बताया अलग अलग लोग कारोबार करते हैं, अलग अलग उनकी कैपेसिटी है। आपने खुद बताया, एक 50,000 महीना कमाए और 1 लाख महीना कमाए। ठीक है, अब 50,000 वाला भी 60,000 दे और 1 लाख वाला भी 60,000 दे, ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा हिसाब है? ये तो आप सोचिए ना, सब अकदर जुस्सा हो, आमदनी पे टैक्स लगता है। हमेशा अगर रिजवान ज्यादा कमा रहा है तो आप रिजवान से ज्यादा टैक्स लें। मेरी आमदनी कम है तो इस पे रिजवान साहब, मैं आपसे प्रिसाइजली क्या आप लोगों का क्या क्लेम, क्या करवाना चाह रहे हैं आप इसके ऊपर? देखिए, देखिए हमने पहले भी कहा था एक फिक्स निजाम लाया जाए, फिक्स टैक्स का। अच्छा, फिक्स एक टैक्स छोटा जो दुकानदार वो उससे 10,000 ले लें हम साल का, एक उससे बड़ा जो है 20,000 ले लें, इस तरह क्राइटेरिया बना दें। और देखें उससे सारा जितना भी आपका ये जो गलत निजाम है ना, ये जो आप समझ सकते हैं रिश्वत का बाजार, ये रुक जाएगा और आदमी इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाएगा और आपको उससे ज्यादा टैक्स मिलेगा। अच्छा, इस पॉइंटर पे, क्योंकि ये देखें मुझे तो अकल तस्लीम कर रही है इस बात को मेरी, तो आपकी किसी से बात नहीं हुई आप लोगों की? देखिए, हम तो बात होती है, अपने हमारे चीफ कमिश्नर साहब हैं यहाँ RTO 1, वो सिर्फ तजावीज़ लेते हैं, तजावीज़ लेके वो भेजते हैं आगे,
तजावीज तो ले ली उन्होंने, लेकिन आगे कुछ नहीं, आगे जाता है लेकिन वो उसका आगे से अमल भी दरामद आगे। नहीं होता, वो अमल दरामद नहीं होता, फाइल पे फाइल पूछ चलती रही हूँ, रहती है। 28 अगस्त मुल्क की शटर डाउन हड़ताल, इसका मकसद ये है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा सब बंद, पूरा आजाद पाकिस्तान, कश्मीर। पूरा पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान। लॉकडाउन। आप कारोबार नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। कितने अरब का नुकसान देंगे मुल्क की मईशत को? हमने क्या देना है? सर आप बंद करेंगे तो नुकसान नहीं होगा? करो, जब कोई अपना माथा पीटता है तो क्यों, पागल तो नहीं? कोई एस्टिमेट लगाया होगा रिजवान कितना होगा? देखें, नुकसान तो हम कर ही रहे हैं। हम देखिए, हमारी आमदनी जो है कम हो गई और अखराजात बढ़ गए। जब आपकी आमदनी नहीं होगी तो आप तो फिर तो कारोबार बंद ही करते हैं, खत्म ही करते हैं। मैं क्या आपको करें? दावत देता हूँ किस तरह मार्केटों में आए, सर मैं आती हूँ आप लोगों की मार्केट्स में, आप मुझे दावत ना दें, मैं आप लोगों के दरमियान खड़े होकर प्रोग्राम्स बिल्कुल करती खड़े रही होकर हूँ। बात थैंक यू करें तो आपको दूध का दूध और पानी का अतीक मीर पानी। साहब, थैंक यू वेरी मच सर कि आप तशरीफ लेकर आए। रिजवान इरफान, थैंक यू वेरी मच। देखना यह है कि 28 अगस्त जो हड़ताल की कॉल ताजिर बिरादरी की जानिब से दी गई है, ये कितनी असरअंगेज साबित होती है और क्या हुकूमत ताजिर बिरादरी के आगे घुटने टेकेगी या नहीं, इसको तो हमें देखना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।